1921 तक भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास एक निश्चित समय रेखा तक ही सीमित माना जाता था। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता था कि इस क्षेत्र में संगठित और विकसित शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं के बहुत बाद में हुई थी। लेकिन यह धारणा तब बदल गई जब पुरातत्वविदों ने पंजाब क्षेत्र में हड़प्पा और सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू की। उन्हें किसी साधारण गांव के अवशेष नहीं मिले। इसके बजाय उन्होंने एक विशाल और सुव्यवस्थित महानगर की खोज की, जिसके अवशेषों को उजागर करने के लिए हजारों मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। भौतिक साक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट थे। ये शहर सख्त ग्रिड पैटर्न पर निर्मित थे और मानकीकृत भट्ठी में पकी ईंटों का उपयोग करके बनाए गए थे, जो उस समय के लिए असाधारण स्थापत्य सटीकता को दर्शाते थे। यह कोई स्थानीय या सीमित संस्कृति नहीं थी। आगे की खोजों में आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैले 2000 से अधिक स्थलों की पहचान हुई। इससे एक ऐसी सभ्यता का पता चला जिसका विस्तार अपने अधिकांश समकालीनों से कहीं अधिक था। हमने उनके गहने, उनके औजार और उनके घर खोज लिए हैं, लेकिन आज भी हमें उनके किसी राजा, शासक या सामान्य नागरिक का नाम झात नहीं है। हमारे पास इस महान सभ्यता के भौतिक प्रमाण हैं, लेकिन इसके राजाओं, सेनापतियों और इतिहास का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। हम उनकी गलियों में चल सकते हैं, उनकी दीवारों को छू सकते हैं, लेकिन उन लोगों में से एक का भी नाम नहीं बता सकते जिन्होंने इन शहरों में जीवन बिताया था। लिखित इतिहास का यह अभाव उनकी विशाल उपलब्धियों के बावजूद इस सभ्यता को एक साथ अत्यंत स्पष्ट और रहस्यमय बनाता है। लगभग 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा वासियों ने शहरी नियोजन का ऐसा स्तर प्राप्त कर लिया था जिसे आज भी आधुनिक दृष्टि से प्रभावशाली माना जाता है। उनके शहर चौड़ी सड़कों के साथ बनाए गए थे, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और एक सुव्यवस्थित ग्रिड प्रणाली बनाती थीं। यह योजना केवल सड़कों तक सीमित नहीं थी। अधिकांश घरों में निजी स्नान क्षेत्र और स्वच्छ जल तक पहुंच की व्यवस्था थी। शहर के बीचों बीच पत्थरों से ढकी जल निकासी नालियां बनाई गई थीं। ये नालियां एक विशाल भूमिगत सीवर प्रणाली का हिस्सा थीं, जिसकी नियमित सफाई की जाती थी। ये स्वच्छता और जल निकासी का ऐसा स्तर था जिसकी तुलना आधुनिक प्लम्बिंग व्यवस्था से की जा सकती है। उनकी समृद्धि केवल कृषि पर आधारित नहीं थी। लोथल जैसे तटीय बंदरगाहों के माध्यम से हड़प्पा के व्यापारी समुद्री व्यापार करते थे और मेसोपोटामिया जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के साथ संपर्क बनाए रखते थे। लगभग 1000 वर्षों तक बनी रहने वाली यह स्थिरता उन्नत इंजीनियरिंग कौशल, प्रभावी प्रशासन और एक सुव्यवस्थित आर्थिक व्यवस्था पर आधारित थी, जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई थी। लेकिन भौतिक अवशेषों की अपनी सीमाएं होती हैं। हम मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध ग्रेट बाथ की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं, उसकी ईंटों की सीढ़ियों और जलरोधी निर्माण तकनीक को समझ सकते हैं, लेकिन उसके वास्तविक उद्देश्य को लेकर आज भी निश्चित उत्तर उपलब्ध नहीं है। क्या इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था? क्या यह सार्वजनिक स्नानागार था या इसका कोई और विशेष उद्देश्य था? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। अब पशुपति मोहर पर नजर डालिए। इसमें एक केंद्रीय आकृति को ध्यान मग्न मुद्रा में दर्शाया गया है, जिसके चारों ओर गैंडा, हाथी और बाघ जैसे पशु दिखाई देते हैं। कई विद्वान इसे भगवान शिव के प्रारंभिक स्वरूप से जोड़ते हैं, लेकिन किसी लिखित प्रमाण के अभाव में इस व्याख्या की पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसी ही रहस्यमयता हमें हड़प्पा की अन्य कलाकृतियों में भी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, अलंकृत सिराभूषण और आभूषणों से सजी मिट्टी की मूर्तियां इस बात का संकेत देती हैं कि महिलाओं का सामाजिक या धार्मिक महत्व रहा होगा। लेकिन ये कलाकृतियां अपने निर्माताओं के विश्वासों और देवताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देती। इन प्रश्नों के उत्तर संभवतः हड़प्पा लिपि में छिपे हुए हैं। ये प्रतीक सैकड़ों मोहरों और अन्य वस्तुओं पर पाए गए हैं और संभवतः उनकी लिखित भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतीक आज भी मौजूद है, लेकिन उनका अर्थ अब तक समझा नहीं जा सका है। दशकों के भाषाई अनुसंधान और आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता के बावजूद यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। जब तक हम उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाते, तब तक उनके कानूनों, विश्वासों, प्रशासन और नेताओं के बारे में हमारी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित अनुमान ही रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है। इतनी विकसित और विशाल सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? प्रारंभिक इतिहासकारों ने इसके लिए आर्य आक्रमण को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन आधुनिक शोधों में किसी बड़े युद्ध या व्यापक विनाश का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। इसके बजाय अधिकांश वैज्ञानिक अब मानते हैं कि इसका पतन धीरे धीरे हुआ। संभवतः इसके पीछे पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी परिवर्तन जिम्मेदार थे। घग्गर हाकरा नदी प्रणाली इस सभ्यता की जीवन रेखा थी। यही नदियां कृषि और पेयजल का मुख्य स्रोत थीं, लेकिन समय के साथ मानसून कमजोर और अनियमित होता गया। नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया और कई जल स्रोत सूखने लगे। परिणाम स्वरूप बड़े शहरों के लिए अपनी विशाल आबादी को बनाए रखना कठिन हो गया। जैसे जैसे कृषि व्यवस्था कमजोर हुई, अकाल, आर्थिक संकट और बीमारियों जैसी समस्याएं बढ़ती चली गईं। अंततः लोगों ने अपने बड़े शहर छोड़ दिए और छोटे ग्रामीण समुदायों में बसना शुरू कर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मानव इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कोई सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों न हो, उसका अस्तित्व अंततः प्रकृति और पर्यावरणीय संतुलन पर निर्भर करता है। आज भी पुरातत्वविद लगातार नई खोजों में लगे हुए हैं। वे केवल कलाकृतियां नहीं खोज रहे, बल्कि उन उत्तरों की तलाश कर रहे हैं जो हजारों वर्षों से छिपे हुए हैं। वास्तविक सफलता उस दिन मिलेगी जब कोई द्विभाषी शिलालेख या अभिलेख प्राप्त होगा जो हड़प्पा लिपि को समझने की कुंजी बन सके। शायद एक पत्थर की शिला, एक ताम्रपत्र या कोई अन्य दस्तावेज जो इन मौन प्रतीकों को इतिहास की स्पष्ट भाषा में बदल दे। और शायद उसी दिन मानव इतिहास की सबसे महान और रहस्यमय सभ्यताओं में से एक का अंतिम रहस्य भी हमारे सामने उजागर हो जाएगा।